हेलो स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, हम लोग जिस चैप्टर पे डिस्कशन कर रहे थे उसका नाम था जीवन की क्रियाएं। चैप्टर का नाम क्या था? जीवन की क्रियाएं। इसको मैं एक बार फिर से जो है मेंशन कर देता हूँ, जीवन की क्रियाएं। इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। दैट इज लाइफ ऑफ प्रोसेस, दैट मीन्स लाइफ प्रोसेस। इसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने देख लिया हुआ था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, और जो है पोषण के बारे में हम लोगों ने पादपों के पोषण, जंतुओं में पोषण, इस तरीके से हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था। जंतुओं के पोषण में हम लोगों ने पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। आज का जो हम लोग लेक्चर है उसमें हम लोग श्वसन के बारे में डिस्कशन करेंगे। दैट इज श्वसन। इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, रेड कर देते हैं। ओके, श्वसन। आज का जो लेक्चर है श्वसन। श्वसन को इंग्लिश में हम लोग रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। इस रिस्पायरेशन में हम लोग पूरा जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। श्वसन, जो जनरली श्वसन की जो डिफिनीशन होती है प्यारे बच्चों, श्वसन होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, परिभाषा। अगर इसकी परिभाषा पे हम लोग फोकस करें तो होता क्या है, श्वसन जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उनमें होने वाली एक प्रोसेस है। अ प्रोसेस इन अलाइव सेल्स। क्या है? एक प्रक्रिया है। इसको ऐसे हम लोग देख सकते हैं, ये श्वसन है क्या? एक प्रकार से श्वसन, जो रिस्पायरेशन होता है, श्वसन, ये श्वसन क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया। और ये जो प्रक्रिया होती कहाँ पे है? जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं, यानी जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं उन जीवित कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में होता क्या है, जो ये प्रक्रिया होगी, प्रोसेस जो होगी, प्रोसेस, ये जो जीवित सेल्स जो हैं उन जीवित सेल्स में जो प्रक्रिया होगी, इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस के तहत होगा क्या, जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड हैं या जितने भी मटेरियल्स होंगे, कार्बनिक पदार्थ, ज़रा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। कार्बनिक पदार्थ जितने भी इस प्रोसेस के तहत जितने भी कार्बनिक पदार्थ होंगे उनका विघटन होगा, उनका क्या होगा, ब्रेकिंग होगी, वो सब टूटेंगे। क्या होगा? उनका विघटन होगा। इस विघटन के तहत कार्बनिक पदार्थों का क्या होगा? विघटन होगा। क्या होगा? विघटन। कार्बनिक पदार्थों का विघटन होगा। इस विघटन के फलस्वरूप क्या मिलेगी? ऊर्जा। क्या मिलेगी? ऊर्जा रिलीज होगी। तो श्वसन क्या है? जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह क्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों के विघटन के फलस्वरूप क्या मिलती है? जीवित कोशिकाओं को या जीवित पौधों को या जीवित मनुष्यों को, जीवित जीवधारियों को क्या मिलती है? कार्य करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये है श्वसन की परिभाषा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं श्वसन के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। तो श्वसन की परिभाषा जैसा मैंने बोला है उस तरीके से आप लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, दैट इज टाइप्स ऑफ श्वसन। हेडिंग डाल लीजिएगा, श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार। तो जो श्वसन होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है। नंबर एक क्या है? पहला जो श्वसन होगा वो क्या होगा? अनाक्षी श्वसन। कैसा होगा? अनाक्षी श्वसन। और दूसरा कैसा होगा? आक्षी श्वसन। सबसे पहला क्या है? अनाक्षी, अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी
श्वसन। ओके, इसको हम लोग अनाक्षी श्वसन को बोलते हैं एनाएरोबिक। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनाएरोबिक, AEROBIC, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। ओके, और जो दूसरा है, जो सेकेंड टाइप का है, ये तो पहला हो गया था, दूसरा क्या है? एरोबिक, AEROBIC, एरोबिक। एक था एनाएरोबिक और दूसरा क्या है? एरोबिक। तो इस एरोबिक को क्या बोलते हैं हम? पहला वाला जो था उसको अनाक्षी बोलते हैं और इसको बोलते हैं आक्षी श्वसन। क्या बोलते हैं? आक्षी श्वसन, इसको बोलते हैं आक्षी श्वसन। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे? पॉइंट टू पॉइंट एक तरफ से करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा अनाक्षी श्वसन। हेडिंग क्या है? अनाक्षी श्वसन। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग अनाक्षी श्वसन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम एनाएरोबिक, एनाएरोबिक। एक मिनट आप लोग, हेडिंग डाल लीजिएगा एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। हिंदी में इसको बोलेंगे अनाक्षी श्वसन। बहुत ही ईजिली जो है समझ में आएगा आप लोगों को। हेडिंग डाल लीजिएगा अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन। ये हेडिंग डाल लिया। सबसे पहला अब होगा क्या है? एक दो चीज़ें हैं, एक आक्षी श्वसन है और एक क्या है? एक आक्षी श्वसन है और एक क्या है? अनाक्षी श्वसन है। आक्षी श्वसन का मतलब जनरली यही होगा कि ऐसा श्वसन, यानी कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। अगर ये आक्षी श्वसन है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगी, यानी ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अनाक्षी श्वसन के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये एक्चुअली में जो है ये अनाक्षी श्वसन होता क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यह जो प्रक्रिया होगी, यह श्वसन यानी श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी O2 जो है इसके लिए O2 की ज़रूरत नहीं होगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अब दूसरा क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी तो उस दौरान होगा क्या? तो आप लोग ज़रा इसके आगे ये लिख लीजिएगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के दौरान, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के दौरान अनाक्षी श्वसन के तहत, यानी अनाक्षी श्वसन की प्रक्रिया के तहत क्या है? लगभग 56 किलो कैलोरी, 56 के, ये क्या है? किलो, और ये क्या है? कैलोरी, किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। और ये क्या है? मैक्सिमम जो है पेड़ पौधों में ही निकलती है। तो अब उस प्रक्रिया में होते क्या है? अब आगे नीचे ये लिख लीजिएगा आप लोग कि इसके तहत या इसके फलस्वरूप होगा क्या? इसमें होता क्या? ऐसा क्यों होता है? जो इसमें जो भोजन होता है वो क्या होता है? इस क्रिया में भोज्य पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी इनकम्प्लीट। जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी प्लांट्स होंगे, उन प्लांट्स में होगा क्या? जो भी भोज्य पदार्थ है, जो भी फूड मटेरियल है जो इनके अंदर बनता है, उसमें होता क्या है? उसका जो है अपूर्ण, यानी कि इनकम्प्लीट, अपूर्ण क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण, यानी इस प्रक्रिया के तहत भोज किसका? ये जो अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका हो रहा है? अपूर्ण ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? भोज्य पदार्थ का। ओके, जब अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो इसके तहत होगा क्या? जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथिल एल्कोहल, क्या होगा? एथिल एल्कोहल। इसकी मैं अभी एक रिएक्शन पूरी लिखवा दूंगा। एथिल एल्कोहल, क्या है? इस प्रक्रिया के तहत क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल बनती है। तो अब आगे आप लोग इसका जो है इसके अलावा 27
27 किलो कैलोरी एनर्जी जो है रिड्यूस होती है या रिलीज होती है। रिएक्शन लिख लीजिएगा आप लोग, C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज। ओके, ये क्या है? ग्लूकोज। जब इसका क्या करेंगे हम, यानी कि इसका जो भी है ऑक्सीडेशन जब होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो भी वो विकृत प्रोसेस होगा, जो भी रिडक्शन प्रोसेस होगा, उसके तहत क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल बनेगा। तो एथिल अल्कोहल की जो है केमिकल फार्मूला क्या होगा? 2C2H5 एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल 2CO2 एंड प्लस ऊर्जा, ये है। और भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो एक रिएक्शन हो गई। अब इसके आगे क्या है, कुछ पॉइंट्स और हैं। क्या है ये जो प्रक्रिया होगी, जरा आप लोग इसके आगे लिखिए। ये जो प्रक्रिया होगी, ये जो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन जो होगा, वो क्या होगा? कोशिका के साइटोप्लाज्म में जो भी कोशिका होती है, जो भी प्लांट सेल होती है, उस प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में, मतलब कि कोशिका द्रव्य में यह जो है प्रक्रिया होती है। तो कहाँ पे प्रक्रिया होती है? कोशिका द्रव्य में या कोशिका के साइटोप्लाज्म में। लिख लीजिएगा आप लोग, यह प्रक्रिया या यह श्वसन प्रक्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म, दैट इज कोशिका द्रव्य में होती है। अब एक चीज़ और है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे एक ये है। इसके दौरान जरा ये ध्यान से देखना, इसके दौरान यानी इस प्रक्रिया के दौरान, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस प्रक्रिया के दौरान एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, एथिल अल्कोहल एंड प्लस लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल, इस प्रक्रिया के दौरान एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। अब जरा ध्यान देना, ये जो लैक्टिक एसिड है, ये जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड, ये जो लैक्टिक अम्ल है, अगर ये पैरों में या जहाँ कहीं पर भी अगर इसका जमाव होता है, जरा ध्यान सुनना, इस लैक्टिक एसिड का अगर हमारे शरीर में या हमारे शरीर की मांसपेशियों में इसका जो है स्टोरेज होता है, जमा होता है, तो क्या हमें होती है? थकान फील होती है। क्या फील होती है? थकान। क्या फील होती है? थकान फील होती है। और एक चीज़ और होता है जो परमानेंट हमारे बॉडी में एक पेन हुआ करता है, यानी कि स्थाई, वो जो थकान होगी वो टेम्परेरी होगी। जो लैक्टिक एसिड के जमा होने से जो थकान होती है, ये क्या है? ये टेम्परेरी है, यानी कि अस्थाई है। ये कैसी है? अस्थाई है। लेकिन जब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बन जाता है, क्या बनता है? यूरिक एसिड। क्या बनता है? यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल। जब हमारे बॉडी में यूरिक अम्ल बन जाता है तो क्या होता है? परमानेंट, यानी कि स्थायी दर्द का यानी जो दर्द होता है स्थायी हो जाता है। जो पेन होता है, पेन, वो कैसा होता है? स्थायी दर्द हो जाता है, दर्द। और इसी यूरिक अम्ल के कारण क्या होता है? गठिया रोग हो जाता है। क्या होता है? गठिया रोग हो जाता है। इसी
इसी यूरिक अम्ल के कारण क्या है, यानी यूरिक अम्ल किसका कारण बनता है, तो यूरिक अम्ल गठिया रोग का कारण बनता है। ओके, और ये जो प्लांट में तो बनती ही होती है जो है एनाएरोबिक यानी कि अनाक्षी श्वसन। अब ये होता कहाँ पे है, तो कहाँ कहाँ पे होता उसको लिख लीजिएगा आप लोग। फलों की फल भित्ति में, जो भी फल होते हैं, फल होते हैं, फल की क्या है, फल भित्ति में ये एनाएरोबिक जो है रिस्पायरेशन होता है। दूसरा क्या है, बीजों में होता है, जो जितने भी बीज हैं, सीड्स, उनमें होता है। और जितने भी बैक्टीरिया हैं, जीवाणु, जितने भी जीवाणु हैं, उन जीवाणुओं में क्या होता है, फल भित्ति में, बीज में, और जो भी हैं जीवाणु जितने में बैक्टीरिया हैं उनमें क्या है, ये जो है एनाएरोबिक यानी अनाक्षी श्वसन की जो है क्रिया कंप्लीट होती है। तो ये क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम लोग जो है मूव करते हैं आक्षी श्वसन। आखिर में आक्षी श्वसन क्या है, इतना लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा जो है मेथड्स इसके नहीं पढ़ने हैं, बस इतना समझ लेना है कि जो आक्षी श्वसन होता है वो क्या होता है, अनाक्षी श्वसन होता है वो क्या होता है। जो अनाक्षी श्वसन होगा, अब जैसे कि बहुत ज़्यादा जो मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं, जितने भी जीवधारी हैं, जीव जंतु जो हैं ज़्यादातर, उनमें क्या होती है, आक्षी श्वसन होती है। तो जो श्वसन है वो कितने प्रकार का होता है, वो बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक आक्षी श्वसन होता है और एक अनाक्षी श्वसन होता है। और श्वसन क्या होती है, तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वसन क्या है, श्वसन एक प्रकार की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जिसमें और किसमें होती है, ये जितने भी यानी जो मरे हुए चीज़ होंगी, जो सूखी हुई लकड़ी यानी जो डेड सेल्स होंगी, उसमें नहीं होगा। जो ये श्वसन होगी किसमें होगा, हमेशा जीवित कोशिकाओं में ही होगी। अब उस जीवित कोशिकाओं में जो ये प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया के तहत होगा क्या, जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6, तो C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज कैसा है, कार्बनिक है कि अकार्बनिक है, कार्बनिक है, क्योंकि C यहाँ पे इंक्लूड है। और जितने भी कार्बनिक पदार्थ होंगे उनका क्या है, विघटन होगा, यानी कि वो टूटेंगे, और जो टूटेंगे, टूटने के दौरान क्या है, ऊर्जा प्राप्त होगी। उस ऊर्जा का जो प्रयोग होगा, जो जीवित कोशिकाएं होंगी अपने अलग अलग कार्यों में उसका प्रयोग करेंगी। ओके, तो अब आगे हम लोग आगे बात करते हैं आक्षी श्वसन। तो आक्षी श्वसन का पहला पॉइंट यही है कि ये जो आक्षी श्वसन का पहला पॉइंट क्या है, यह जो प्रक्रिया होती है, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, आक्षी श्वसन, आक्षी श्वसन। ओके, आक्षी श्वसन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये किस कंडीशन में होती है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये ऑक्सीजन की यानी O2 की प्रेजेंट में होगी। टिक का मतलब क्या है, उपस्थिति में होगी। क्या होगी, ये O2 की, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, अच्छा ये कहाँ पे कंप्लीट होगी, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होगी। कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे कंप्लीट होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। जो भी सेल होगी, जो भी कोशिका होगी, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, यह जो है प्रक्रिया कंप्लीट होगी, या वहाँ पे ये जो है प्रक्रिया होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो ऑक्सी श्वसन जो है प्रक्रिया होगी, तो होगा क्या, वहाँ पे 686 किलो कैलोरी KCAL 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब थोड़ा सा इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि आखिर में इसके स्टेप कौन कौन से हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, आक्षी श्वसन के चरण, यानी कि जो इसके चरण कौन कौन से हैं, यानी स्टेप कौन कौन से हैं, चरण। तो पहला चरण, अब इसको अगर हम लोग तोड़ें तो मैं इसको थोड़ा सा बोलूँगा, कुछ लिख दूंगा, तो आप लोग उसको ज़रा ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहला जो चरण है, यहाँ पे जो चरण होगा, जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा आप लोग लिखते रहना, मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो सबसे पहला चरण कैसा होगा, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, RESP मैंने लिख दिया। ओके, इसका मतलब होता है बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन।
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसका नेक्स्ट जो स्टेप होगा, जो चरण होगा, वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैस। क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैस, यानी गैसों का परिवहन। ट्रांसपायरेशन, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग ट्रांसपायरेशन ऑफ गैसेस। ओके, क्या लिखेंगे, गैसेस। और एक फिर लास्ट में इसका मतलब है, ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होगा, ट्रांसपायरेशन, सॉरी ट्रांसपायरेशन नहीं है, ट्रांसपायरेशन नहीं है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का परिवहन। और लास्ट है इंटरनल, जैसे यहाँ पे क्या था, इस जगह पे क्या था, एक्सटर्नल था, यहाँ पे क्या है, इंटरनल रिस्पायरेशन। क्या है, इंटरनल, INT, और रिस्पायरेशन का मतलब RES। ओके, इसका मतलब क्या है, अंतः श्वसन। रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन का मतलब क्या है, अंतः श्वसन। आगे एक एक करके पॉइंट्स को हम लोग डिस्क्लोज करते हैं। इसके बाद जो पहला पॉइंट था एक्सटर्नल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो एक्सटर्नल है, EXTRES, इसका मतलब क्या है, RESP लिख देते हैं। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का मतलब, इसको दो भागों में फिर तोड़ा गया है। पहला पार्ट क्या है इसका, पहला भाग क्या है, ब्रीथिंग। क्या है, ब्रीथिंग, जिसको हम लोग जनरली आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, सांस लेना, ब्रीथिंग। इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। ओके, क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वासन बोलते हैं, ब्रीथिंग। अब इसके बाद इसी का एक पॉइंट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या है, एक्सचेंज, EXCHANG, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसका मतलब क्या है, गैसों का विनिमय। क्या है, गैसों का विनिमय। अब इसके बाद इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा और हम लोग जो है इसको ब्रीफली देखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, फिर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यानी जिसको हम जनरली आम बोलचाल भाषा में क्या बोलते हैं, सांस लेना, ब्रीदिंग। तो इसको, ब्रीदिंग को हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग में क्या होगा, इंस्पायरेशन एक होगा, एक टर्मिनोलॉजी क्या होगा ब्रीदिंग में, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। और इसको बोलेंगे हम लोग एक्सपायरेशन। क्या बोलेंगे, इसको इंस्पायरेशन और इसको एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन, आवाज़ पहुंच रही होगी तो आप लोग क्या है वहां से आवाज़ सुन लीजिएगा, ठीक। एक्सपायरेशन। अच्छा, एक्सपायरेशन में जनरली होता है, इंस्पायरेशन सिंपली है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। इंस्पायरेशन का मतलब इनहेल करना, जो भी ब्रीथ होगी, जो भी गैसेस होंगी, जो भी ऑक्सीजन होगी, उसको क्या करना, अंदर की ओर इनहेल करना, यानी कि इनहेल, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनहेल। जो भी चीज़ है, जो भी वायु है, हवा को क्या करना, अंदर की ओर लेना। इसमें क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, यानी बाहर की ओर छोड़ना। अभी मैं बाकायदा समझाता हूँ आप लोगों को, इनहेल और एक्सहेल। जरा इसको फिर से देख लेते हैं। जब जैसे इस तरीके से क्या है, ये है माउथ है, ये नेसल, नाक है, यहाँ से ऐसे, ये इस हिसाब से ऐसे, और इस ऐसे ऐसे, और फिर जो है इस तरीके से आते आते ये ऐसे ऐसे, ये लंग्स बना दिए हम लोगों ने, ऐसे ऐसे। ये जरा ध्यान से देखना। अब जैसे ये होगा, ये वाला पोर्शन ऐसे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गई अंदर, क्या है, ऑक्सीजन गई, यहाँ से अंदर एंट्री की, यहाँ से जो है लंग्स वगैरह में गई, ऐसे ऐसे, यहाँ लंग्स में गई। तो यहाँ पे जैसे ये वाला जो है, जैसे एरो इधर की ओर होगा तो क्या है, ये इनहेल हो रही है। क्या हो रही है, इनहेल हो रही है। अब जैसे इसी की जगह पे अगर हम लोग इसको, ये एरो हटा देते हैं, अब इधर की ओर एरो बना दें, तो क्या है, जितनी भी जो भी वायु थी, जो भी अंदर से, जो भी वायु के साथ जो भी आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, जो भी ऑक्सीजन की जो भी मात्रा आई, वो जो बाहर की ओर निकलेगी तो उसको बोलेंगे हम लोग सांस बाहर की ओर छोड़ना, दैट इज एक्सपायरेशन बोलेंगे। और तब इसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन, दैट इज एक्सहेल बोलेंगे। ओके, अब इसके आगे हम लोग डिस्कस ये करते हैं। एक चीज़ ये भी है, जैसे हमने, अब दो कंडीशन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखाने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। जैसे कि कुछ पॉइंट्स हमने, जरा इसको, इस चार्ट को आप लोग बना लीजिए, चार्ट को आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। ओके, यहाँ पे अलग अलग गैसेस लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन N2, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऑक्सीजन, दैट इज O2, यहाँ पे CO2। ओके,
अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो क्या है, आयन, यानी कि हम सांस लेंगे तो कितनी लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स, यानी कि आउट करेंगे या एक्स करेंगे, ये चीज़ जनरली जो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने के दौरान जैसे हमने इनहेल किया तो नाइट्रोजन की जो है कितनी परसेंटेज जो होती है, 78% अंदर जाती है, और ऑक्सीजन की जो होती है 21.1 जाती है। कितनी जाती है, 21.1। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी जाती है 0.03% जाती है। ओके, जरा ध्यान सुनना, नाइट्रोजन कितनी गई, 78, ऑक्सीजन कितनी गई, 21.1, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी गई, 0.03। अब क्या है इसके बाद, अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आउट करेंगे, बाहर करेंगे, तो क्या है 78 नाइट्रोजन एंड 17% क्या है ऑक्सीजन एंड 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। जब हम बाहर एक्सहेल करेंगे, बाहर की ओर जब सांस करेंगे तो क्या है, इतनी इतनी गैसों की जो मात्रा जो होगी बाहर जाएगी। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके आगे हम लोग देखते हैं कि किस हिसाब से जो है, तो इस तरीके से एक इंस्पायरेशन था, यानी कि जैसे हमने बोला कि अंदर गई, और यानी जो श्वासोच्छ्वास जो होगी, इसको फिगर से भी देख लेते हैं, देखने में कोई मतलब वो नहीं है, मैंने एग्जैक्ट आप लोगों को बता दिया है। जब हम सांस अंदर की ओर लेंगे और जब सांस बाहर की ओर छोड़ेंगे, यानी अंदर की ओर सांस लेना और बाहर की ओर सांस छोड़ना, उनको अलग अलग हम टर्मिनोलॉजी में क्या क्या बोलते हैं। तो ये आप लोग, एक चीज़ और है, उसको आप लोग ज़रा इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ज़रा पॉइंट बना लीजिएगा, चाहे उसको डिफरेंस यानी कि चाहे हम लोग इसको अंतर में बोल दें। जैसे एक पॉइंट इधर बना लीजिएगा, एक लाइन ऐसे खींच लीजिएगा और ऊपर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा श्वासोच्छ्वास लिख दीजिएगा, चाहे ब्रीदिंग लिख लीजिएगा, इंग्लिश में ब्रीदिंग लिख लीजिएगा, और इधर जो है रिस्पायरेशन लिख लीजिएगा, यानी कि बहुत रिस्पायरेशन मीन्स श्वसन। इसमें कुछ एक्चुअली में है क्या कि ये जो ब्रीदिंग है और ये जो रिस्पायरेशन है, जनरली जैसे जिसने नहीं स्टडी किया हुआ होगा वो वही बोलेगा। श्वसन का मतलब वो सोचे, जैसे उसने जो है मोटा मोटा श्वसन अगर सुना भी है तो वो यही सोचेगा केवल सांस लेना, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। तो ये सबसे पहला अंतर क्या है कि ये जो ब्रीदिंग होती है, जब हम सांस लेते हैं बाहर खींचते हैं, तो ये क्या है, किसी सेल में इंक्लूड नहीं होती। जो भी वायु है, जो भी हवा होगी, जब हमारे अंदर जाएगी, बॉडी के अंदर बाहर निकल करके आएगी, तो क्या है, किसी भी सेल के अंदर वो जो एंटर नहीं करेगी। तो जो ब्रीदिंग है वो क्या है, कोशिका के बाहर होती है। ये क्या है, सेल के बाहर होती है। जैसे ये सेल के बाहर, सेल लिखा, तो ये क्या है, सेल के बाहर जो भी ब्रीदिंग होगी। सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो श्वासोच्छ्वास होती है, यानी जो ब्रीदिंग होती है, वो कोशिका के बाहर होती है। क्या है, कोशिका के बाहर होती है, कोशिका के बाहर। लेकिन ये जो होगी रिस्पायरेशन जो होगा, जिससे हमको ऊर्जा मिलेगी, तो जो है रिस्पायरेशन कहाँ पे होगा, वो कोशिका के अंदर होगा। कहाँ पे होगा, कोशिका के अंदर होगा, सेल के अंदर। ओके, तो एक सबसे मेन डिफरेंस यही है। अच्छा, और एक चीज़ क्या है कि, और क्या है, फिर से जो है इसको हम लोग जो है आप लोग ऐसे खींच लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह जो प्रक्रिया होती है, इधर क्या है, ब्रीदिंग है, और इधर क्या है, रेस्पायरेशन है। ये जो रेस्पायरेशन, जो ब्रीदिंग होगी, वो क्या है, एक फिजिकल एक्टिविटी है, यानी कि एक फिजिकल प्रोसेस है। वो क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। कैसी है, भौतिक प्रक्रिया है। ओके, और ये भौतिक प्रक्रिया नहीं है, एक ये क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन है। क्या है, जैव रसायन प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का, आप लोग इसमें लिख लीजिएगा रिस्पायरेशन में, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है,
ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। और एक चीज़ क्या है इसमें, जो जो ये ब्रीदिंग है और जो ये रिस्पायरेशन है, ये क्या है? ये है ब्रीदिंग और ये क्या है? रिस्पायरेशन है। जो ब्रीदिंग होगा, ब्रीदिंग में क्या है? एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है? एंजाइम को हिंदी में बोलते हैं विकर। क्या बोलते हैं? एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें एंजाइम ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एंजाइम काट दें, इसका मतलब एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें इस रेस्पायरेशन में क्या है? एंजाइम की आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है। और क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, यानी जो है कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन इसमें ऊर्जा, जो रेस्पायरेशन होगा उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। ओके, तो ये एक बेसिक, यानी कि जो है एक फंडामेंटल डिफरेंस था, जिसको है आप लोग नोट कर लेना। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक पॉइंट्स और हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। ज़रा बात को ध्यान से सुनना, जो फिगर मैं बनाऊंगा उसको समझने की कोशिश करना। जैसे कि यहाँ पे इसका कलर मैं यहाँ फ़िलहाल इस समय चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हल्का सा ये कलर ले लेता हूँ। ये क्या है कि इस तरीके से ये लंग्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस तरीके से लंग्स का स्ट्रक्चर है, और ये ऐसे ऐसे ये इस हिसाब से, और यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है? लंग्स का। अब यहाँ पे क्या है कि 3 प्रकार की गैसें आएंगी, एक ये और एक अलग अलग। तो एक O2 हो जाएगी, दूसरी CO2 हो जाएगी, और एक N2 हो जाएगी, नाइट्रोजन। अब यहाँ पे जैसे ही लंग्स के अंदर क्या है, ये इंटर वायु जो है, हवा इंटर की, ये मैं बात कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान सुनना, ये गैसों का एक्सचेंज हो रहा है किस हिसाब से। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से ज़रा बातों को एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम सुनने की कोशिश करना। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे जो लंग्स होते हैं, उन लंग्स में कुछ इस तरीके से वायुकोष्ठ होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वलाई बोलते हैं। मैं हर चीज़ लिखूँगा यहाँ पे। क्या है, जो भी ये इस तरीके से बबल्स टाइप के मिलेंगे आप लोगों को, यहाँ पे ये इस तरीके से बबल टाइप्स मिलेंगे, इनको बोलेंगे हम लोग वायु कोष्ठ हैं। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वायु कोष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वायु कोष्ठ। ये जो वायु कोष्ठ होते हैं, ये क्या है? फेफड़े की, ये क्या है? पूरा पूरा लंग्स है। ये क्या है? ये पूरा पूरा लंग्स है। इस लंग्स को, ये जो लंग्स है, इस फेफड़े की कार्यात्मक इकाई क्या है? ये जितने भी हैं, ये जितने भी वायु कोष्ठ हैं, क्या है? वायु कोष्ठ। अब इस वायु कोष्ठ में क्या होता है, जैसे ये वायु कोष्ठ हैं, अब इस फिगर को नोट करने के बाद मैं इस फिगर को क्या करता हूँ, हटाता हूँ। अब ये जो है, ये जितने भी वायु कोष्ठ हैं, ये जो वायु कोष्ठ हैं, अगर फेफड़े, ये क्या है, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप मस्तिष्क बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, या नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी जो कार्यात्मक इकाई होती है वो न्यूरॉन्स होती है। जरा बात ध्यान सुनना, मस्तिष्क की जो है कार्यात्मक इकाई, यानी जो छोटी कार्यात्मक इकाई है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं न्यूरॉन्स। और जो किडनी होती है, उस किडनी की जो है कार्यात्मक जो इकाई होती है, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स बोलते हैं। और जो ये यहाँ पे लंग्स है, जो फेफड़ा है, फेफड़े की जो कार्यात्मक इकाई होगी उसको बोलेंगे हम वायु कोष्ठ, इसको बोलेंगे हम एल्वलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्वलाई। इसकी इंग्लिश में लिख देता हूँ, वायु कोष्ठ की इंग्लिश क्या है? एल्वलाई, ALVEALI। ओके, ये है एल्वलाई, इसको बोलेंगे हिंदी में वायु कोष्ठ। तो जरा आप ध्यान से सुनना, और जो ये वायु कोष्ठ होते हैं, ये जितने भी वायु कोष्ठ हैं, ये कितने होते हैं? 300 से 500 करोड़। 300 से 500 करोड़ क्या है? करोड़ है, इसको लिख लीजिए। 300 से 500 करोड़ क्या है? ये एल्वलाई होते हैं हमारे लंग्स के अंदर। अब इनका प्रोसेस देखिए, कैसे काम करेंगे। जो भी एक एल्वलाई है, वो क्या है? एक एल्वलाई है। इसको जरा हम उस एक वायु कोष्ठ को मैं जूम करके यहाँ पे बनाता हूँ। क्या करता हूँ? जूम करके बनाता हूँ।
अब जैसे एल्वलाई में क्या होंगी, बहुत सारी सेल्स होंगी, तो अब सेल्स के अंदर जैसे ही जो है वायु जो है इंटर करेगी तो उसमें क्या है, इस तरीके से बहुत सारी सेल्स होंगी, क्या होंगी, सेल्स होंगी, ये ऐसे, इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ ऐसे, ये वायु कोष्ठ के अंदर का पार्ट है जो फिगर है। अब वहाँ पे होगा क्या कि जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ये कलर हो गया ऐसा, थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे क्या है, इस जगह पे ऑक्सीजन है और इस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, ऑक्सीजन O2, ये क्या है, CO2। हमारी यानी कि जो भी हम बॉडी के अंदर, हमारे अंदर कैसे जो है ऑक्सीजन डिजोल्व होती है और कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, इसको कैसे देखेंगे। एक प्रोसेस होता है जो हमारा फिजिक्स का जो है साइंस का लॉ ये कहता है कि जो वायु होती है, वायु जो होती है हाई से लो प्रेशर की तरफ चलती है, HP से, ज़रा ध्यान से देखना, HP से क्या करती है, मूव करती है LP की तरफ। यानी कि जैसे कहीं पर भी हम हवा अगर भरें, बैलून में अगर हम हवा भरते हैं तो क्या करती है, अगर वहाँ से बैलून क्या है, बैलून से अगर हवा निकलती है तो क्या होती है, फटाक से निकल आती बाहर की ओर। जैसे उसको एक्सपेंशन जहाँ पे उसे कंफर्टेबल लगता है, कंफर्टेबल कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे कम होगी। तो जो एयर होती है, हवा जो होती है हाई प्रेशर से यानी HP से, यानी कि उच्च दाब से निम्न वायु दाब की तरफ क्या करती है, हाई प्रेशर से उच्च वायु दाब से लो यानी कि निम्न दाब की ओर क्या है, हवा का बहाव होता है, फ्लो होता है। तो अब होगा क्या यहाँ पे, जैसे अब इस जगह पे ये बाहर कैसे जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे जाएगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगी, वो बाहर की ओर फ्लो करने लगेगी। यानी कि क्योंकि बाहर की ओर जिस जगह पे, जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हुई, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हुई और इस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई, तो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, इधर की ओर बाहर होना शुरू करेगी। क्या करेगी, बाहर होना शुरू करेगी। किस प्रोसेस के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू कि हाई प्रेशर जो हवा होती है, जो वायु होती है, वो उच्च दाब से निम्न जो है वायु दाब की तरफ, निम्न प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, बहती है। उसी के अकॉर्डिंग क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, वायु कोष्ठकों से बाहर की ओर कैसे निकलती है, यानी कि हमारे फेफड़े से बाहर की ओर कैसे निकलती है जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इस नियम के तहत निकलती है कि उच्च से लो की तरफ। तो क्या होगा, जब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड की बाहर निकल जाएगी तो इसी का स्थान कर यानी ग्रहण कर लेगी का ऑक्सीजन। ओके, तो ये इसका नियम है। तो कुछ पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा, नहीं टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पहला लिख लीजिएगा, गैसों का विनिमय, जो भी गैसों का एक्सचेंज होता है, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। ये क्या, किसके बारे में हम लोग बता रहे थे, गैसों का एक्सचेंज, यानी कि गैसों का विनिमय, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पहला पॉइंट लिखिएगा, गैसों का विनिमय। और किसको गैसों का विनिमय, विनिमय मतलब एक्सचेंज, बाहर और अंदर, बाहर और अंदर, इसको बोलते हैं एक्सचेंज। गैसों का विनिमय, गैसें कौन कौन सी हैं, ऑक्सीजन है और CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। गैसों का विनिमय कहाँ पे होता है, कूपिकाओं में होता है। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, गैसों का विनिमय कूपिकाओं में होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, रुधिर वाहिनियों में ऑक्सीजन दाब, जो भी अब क्या है, रुधिर वाहिनियाँ, एक कूपिकाएँ कहाँ पे होती हैं, अब कूपिकाओं में भी, ये जो कूपिकाएँ हैं, इन कूपिकाओं में भी क्या होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, यानी जो है ब्लड वेसल्स होती हैं। जो क्या है, इसके अंदर इसके अंदर क्या है, जो भी है, ये क्या है, एल्वलाई है, ये कूपिका है, और इस कूपिका के अंदर क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, दैट इज रुधिर वाहिनियाँ हैं। इस रुधिर वाहिनियों में, तो इसको आप लिख लीजिएगा कि रुधिर वाहिनियों में ऑक्सीजन दाब कम होता है। रुधिर वाहिनियों में, जो मैंने अभी बताया, रुधिर वाहिनियों में ऑक्सीजन दाब कम होता है, जबकि
वायु कोष्ठकों में जो पॉइंट्स बताया उसको पूरा क्लियर कर रहा हूँ। जबकि वायु कोष्ठकों में ऑक्सीजन का दाब अधिक होता है, वायु कोष्ठकों में ऑक्सीजन का दाब अधिक होता है, इसलिए ऑक्सीजन वायु कोष्ठ से निकलकर इसलिए ऑक्सीजन दैट इज O2 वायु कोष्ठ से निकलकर कहाँ एंट्री करती है? रुधिर वाहिनियों में। कहाँ पे? रुधिर वाहिनियों में, दैट इज ब्लड वेसल्स में। यानी कि जहाँ पर भी कम होगा ऑक्सीजन, जहाँ कम होगा तो ऑक्सीजन कहाँ पे कम होता है? ऑक्सीजन जो है रुधिर वाहिनियों में जो है वायु कोष्ठकों में O2 अधिक होता है, वायु कोष्ठकों में O2 अधिक होता है, और रुधिर वाहिनियों में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। तो वहाँ से क्या करता है? रुधिर वाहिनियों से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? निकलती है, और क्या है? ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे ऑक्सीजन कमी होती है तो ऑक्सीजन क्या करती है? ब्लड वेसल्स में, रुधिर वाहिनियों में पहुँच जाती है। ओके, तो यही प्रक्रिया जो है कंटिन्यू जो है सतत चला करती है, और जिससे कि एनर्जी जो है उसका एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहता है, और जिससे कि उस एनर्जी का यूज जो है डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की जो अपनी अपनी जो है फंक्शनिंग, अपनी अपनी कार्यात्मक प्रणाली को पूरा करने में उसका यूज़ करती हैं। ओके, तो इतना आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के आगे कुछ पॉइंट्स अगर बचेंगे तो उनको हम लोग क्लियर कर देंगे, और कुछ पॉइंट्स हैं अभी जो क्रेब्स चक्र वगैरह है किस हिसाब से होगा। फिर इसके बाद हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और तो आप लोग जो है इसको देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट्स को जो है आप लोग टाइप कीजिएगा, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।